हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। तो आज थंबनेल देखकर आप लोगों ने समझ ही चुके होंगे कि हम किस वाले टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आज यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल के बारे में। यहाँ पर देखो पूरा सा स्ट्रक्चर डायग्राम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मैं जूम करके दे दूंगा आपको, कैमरा जूम करके स्क्रीनशॉट लेने का चांस दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेरी वेरी वेलकम टू यू गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ये वाला वीडियो इंडिविजुअली है रिवीजन के लिए, लेकिन अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली वीडियो को देखो, क्योंकि एनसीईआरटी को इन ब्रीफ मैंने बता दिया है। 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए और एक वीडियो आएगा और 2-3 वीडियो आएंगे जिसके अंदर इन डिटेल में मैं सेल के बारे में बता दूंगा। ओके गाइस, और ये मेनली आपके लिए भी है और जो नीट दे रहे हैं उनके लिए भी है। ओके गाइस, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। अब जूम कर लेता हूं मैं। यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, आई थिंक यू कैन वॉच ऑल दिस स्टफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सेल। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेशन के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे पहले आता है सेल, मतलब एक आया सेल। कुछ सेल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? कुछ सेल मिलकर फॉर्म करते हैं टिश्यू। टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज मिलकर फॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली यू नो दैट गाइस, टिश्यूज मिलकर फॉर्म करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर फॉर्म करते हैं क्या? हमारा टोटल एक बॉडी और टोटल स्ट्रक्चर जो बेसिस हमारा होता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होता है? टिश्यू का एग्जांपल है, आप लोग जानते हो, स्क्वामस एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज। तो ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? एक ऑर्गन, मतलब क्या? स्टोमक, लिवर, हमारा जो होता है इसोफेगस एक्सेट्रा। ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारा। आप यू नो मोर देन मी। ओके गाइस, तो इसके बाद जो सिस्टम्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन्स, हमारा ऑर्गन हो गया, सिस्टम हो गया, सिस्टम्स मिलकर हमारा टोटल बॉडी फॉर्म करता है। तो मेन बेसिस क्या हुआ? सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं बोर्ड में। तो हम नेचुरली देख सकते हैं सेल कितना तरह का होता है? दो तरह का। वन इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। ठीक है, हम है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और यूनिसेलुलर क्या? बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और कुछ भी कहो आप लोग। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लोगों का मेन दो कैपेबिलिटीज होता है, मतलब दो काम वो कर सकते हैं। एक क्या काम होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा अगर हमें एक सेल से जिंदा रहने को कहे हम नहीं कर सकेंगे ऑब्वियसली बिकॉज वी आर मल्टीसेलुलर। लेकिन उन्हें एज दे कंपोज्ड विथ वन सेल सो दे कैन परफॉर्म एनी फंक्शन टू एग्जिस्ट देयर लाइफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब ओनली वन कैन सर्वाइव। सेकेंड, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। तो एसेंशियल फंक्शंस जैसे एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक सेल में ही होता है। ठीक है, ये दोनों चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं सेल को इन्वेंट किन लोगों ने किया था। पहला जो यहाँ पर एक स्टोरी है, पहला जो सेल इन्वेंट हुआ था वो था डेड सेल। मतलब क्या? कॉर्क होता है ना, आप लोग जानते हो होम्योपैथी का जो एक एक कांच का डब्बा होता है ना, उनके ऊपर जो कॉर्क लगा होता है उसको स्लाइस करके जिन साइंटिस्ट ने ये किया था इन्वेंशन, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। यहाँ पर पिक्चर देख लो रॉबर्ट हुक का, और उनका जो उन्होंने जो नाम दिया था सेल का, उसका नाम क्या था? ये जो फॉर्मेशन था सेल्ला, सेल्ला। ठीक है, ये आप लोग समझ लो, ये था डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक क्या इन्वेंट किया था? डेड सेल। लेकिन लिविंग सेल फर्स्ट कौन इन्वेंट किए थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये समझना होगा आपको, ये वाला टॉपिक। ठीक है, लिविंग हुक, लिविंग सेल लिविंग हुक ने इन्वेंट किया था और इनके बारे में डिस्क्राइब भी किया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्क्राइब्ड अबाउट देम। तो इन्वेंशन के बारे में हम लोगों का हो गया। यूनिसेलुलर का मेन कैपेबिलिटीज क्या होता है ये भी हो गया। इसके बाद हम आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे, लेकिन ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो बता रहा हूं मैं। सेल थ्योरी दो जो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लेडन 1838 को, उन्होंने क्या? स्लेडन कौन थे? एक जर्मन बोटानिस्ट। जर्मन बोटानिस्ट याद रखना, ट्रू फॉल्स में कभी भी आ सकते हैं, जर्मन बोटानिस्ट थे उन। ठीक है, स्लेडन ने क्या कहा था? स्लेडन ने बहुत सारे प्लांट सेल को लिया था, लेकर उन्होंने क्या कहा था? एक टिश्यू फॉर्मेशन किससे होता है? एक सेल से। और प्लांट के बॉडी में वेरियस टाइप का सेल्स रहता है। एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, आप लोग
जाकर देख लो एनसीईआरटी का फर्स्ट सेल का फर्स्ट पेज में ही लास्ट लाइन दिया हुआ है ये, ठीक है, ये आपको देखना होगा। इसके बाद स्लेडन ने तो बोला था ये, और स्वान ने कहां पर किया था, एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में उन्होंने क्या कहा था, एनिमल सेल के बाहर वाला एक जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये अगर तुम सेल समझो, यहाँ पर बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। एक एनिमल सेल एक कवरिंग से कवर्ड हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कौन कहा था, स्वान ने कहा था 1839 में। कौन थे ये, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने और भी कहा था प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल रहता है लेकिन एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं रहता, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और ये क्वेश्चन आता है कि नीट में कि सेल थ्योरी प्रोपोज किसने किया था, प्रोपोज किया था स्वान ने, स्लेडन ने नहीं, स्वान ने। और सेल थ्योरी पोस्टुलेटेड किन्होंने किया था, मतलब जो सेल थ्योरी पब्लिश किन्होंने किया था वो दोनों थे, स्लेडन एंड स्वान। लेकिन ये दो थ्योरी से हमें तो एक कंफ्यूजन अभी भी है कि कैसे सेल एग्जिस्ट होता है और कैसे ये प्रोलिफरेट करता है, मतलब ये क्या कोई रिप्रोडक्शन करता है। तो ऑब्वियसली ये भी एक आंसर दिया था किन्होंने, वार्चो ने। वार्चो, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 नीट में ये ही क्वेश्चन आया था। मैंने ऑब्वियसली गलत किया था क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस वाले पार्ट में, कॉन्सेप्ट नहीं था मतलब मैंने भूल गया था, मैं टोटली भूल गया था ये सेल थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। वार्चो ने क्या कहा था, ओमनी सेलुलाई सेलुला, ठीक है, ओमनी सेलुलाई सेलुला मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक सेल आता है, ठीक है। तो इसके बाद ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर जो थ्योरी दिया है वो ही मॉडर्न सेल थ्योरी नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला लाइन क्या है सेल थ्योरी का, पहला लाइन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पोजेस्ड बाय सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट, मतलब समेशन, ये साइन समेशन है, मतलब ऑल सेलुलर एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन है ये एनसीईआरटी का, देख लो सेल थ्योरी का। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब क्या है, ये अगर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है तो इससे ये सेल फॉर्म होगा, मतलब तुम सोचिए ये इतना बड़ा सेल है, ठीक है, ये जो न्यू सेल होगा ये पुराना सेल से ही फॉर्म होगा, ये आपको समझना होगा। तो इसके साथ हमारा सेल थ्योरी का मेन जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं सेल कितना टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, समझ लो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, आप लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हो। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मेन डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेन डिफरेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मैं पढ़ाऊंगा, मतलब लिविंग वर्ल्ड जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तब और भी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ इतना ही जान लो, इट इज टोटली डिवीजन, कि यहाँ पर देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन मतलब हम तो जानते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये अंदर न्यूक्लियस है, बाहर एक कवरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ये टोटली नेकेड होता है, ठीक है। ये फर्स्ट बेसिस है। सेकेंड बेसिस का नेकेड ऑर्गेनेल्स, मतलब क्या, जो छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स होता है ना, वो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स और जो सेल अंगाणु होता है, मतलब छोटा छोटा जो पार्ट्स होता है, मतलब तुम कहो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग, लाइसोसोम एक्सेट्रा, क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड एंड प्रोकैरियोट्स में नेकेड, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके हम दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर राइबोसोम क्या होता है, 70S। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, एस का मतलब है, एस एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं वेदवर्ग यूनिट, ठीक है। 70S, 50S एंड 30S मिलकर बनाता है। राइबोसोम पढ़ाऊंगा जब, तब मैं डिटेल्स में बताऊंगा ये चीज। तो इसके बाद ये जो हुआ राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स, देखो मैंने क्या कहा अभी तक, यूकैरियोट्स में ऑल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, लेकिन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में दो ऑर्गेनेल्स कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, कभी भी। ये चीज देखो, राइबोसोम फर्स्ट वन इज राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड कभी भी नहीं होता, तुम प्रोकैरियोट्स कहो और यूकैरियोट्स कहो, ठीक है। और क्या है, सेंट्रियोल्स, यूकैरियोट्स में सेंट्रियोल्स रहता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ये एमसीक्यू का टर्निंग पॉइंट है तुम लोगों के लिए, ये जो कह रहा हूं मैं, ठीक है। जो दो चीज होते हैं राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो ये तो हमारा हो गया छोटा करके क्लासिफिकेशन, और जो जिसके ऊपर बेस करके
5 करा था हमने। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स पड़ता है? एक पड़ता है माइकोप्लाज्मा। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर, याद रखना 0.3 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर, याद रखना। और ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एक जो आर्कीबैक्टीरिया टाइप में पड़ता है, बाद में बताऊंगा कभी। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ऑल थ्री थिंग्स आर इन प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोटिस्टा, फंगी के अंदर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैकरोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट होता है वो यूकैरियोट्स में पड़ता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को गलती होता है, ये याद रखना, सैकरोमाइसिस सेरेविसी इज नॉट प्रोकैरियोट्स, इट्स यूकैरियोट्स। ओके, एनिमल, हम तो एनिमल किंगडम के अंदर ही पढ़ते हैं। और प्लांट, ऑल थिंग्स इन यूकैरियोट्स है। यहाँ पर प्रोटिस्ट भी यूकैरियोट्स होता है, मतलब यूग्लिना कहो और कुछ भी कहो वहां पर, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा पोर्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट में प्रोकैरियोट्स के बारे में और भी डिटेल्स में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो चलिए उसमें जंप करते हैं। तो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स के अंदर हम बताएंगे वो मेन पॉइंट्स ही मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 2-3 मेन पॉइंट्स हैं। 1, न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। सेकेंड, सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है यहाँ पर राइबोसोम कहो और कुछ भी कहो, सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, राइबोसोम 70s टाइप का होता है। 70s मतलब क्या? 50+30 एस का मतलब वेदबर्ग यूनिट, याद रखना। और राइबोसोम का साइज कैसा होता है? ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नीट में, एज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। 15 नैनोमीटर क्रॉस 20 नैनोमीटर, मतलब 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। तो अब हम आते हैं प्रोकैरियोट्स के कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। पहला है बैक्टीरिया के अंदर हम लोग ये जो साइज और शेप वाइज बैक्टीरिया को यहाँ 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज बैसिलस, मतलब कि रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड तरह का होता है, मतलब इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, ये एक रॉड इस तरह से इलोंगेट करके फॉर्म करेगा। क्या इसका एग्जांपल है? एक लैक्टोबैसिलस हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, मिल्क से कार्ड प्रिपरेशन में। कोकस बैक्टीरिया एग्जांपल के स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। कोकस मतलब गोला मिलकर बनाता है। और विब्रियो मतलब कोमा शेप्ड, इस तरह हुक शेप्ड, ठीक है, विब्रियो कोलेडा करता है। एंड स्पाइरुलम, ये देखो स्पाइरुलम इस तरह का होता है, कुछ कर्वी फिगर, मतलब कर्वी शेप्ड फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। कुछ बुक्स में और गूगल में भी आप सर्च करो तो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ को सेम चीज कहा है इन्होंने, लेकिन एनसीईआरटी में एज देयर इज एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, इसीलिए हमने यहाँ पर डिफाइन करके लिखा हुआ है। एंड बीजीए क्या है? आर्किया, मतलब आर्की बैक्टीरिया के अंदर पड़ता है बीजीए, मतलब क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है हेटेरोसिस्ट, ठीक है, हेटेरोसिस्ट क्या करता है? आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस में मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को, तो आप लोग आई बटन में लिंक दिया हुआ है, प्लांट फोटोसिंथेसिस को देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा हेटेरोसिस्ट फॉर्म में, हेटेरोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी में रहता है। तो आइए कुछ देख लेते हैं अब कुछ देख लेते हैं कि शेप कैसे वेरी करता है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। ये देख लो, शेप दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये देखो क्या है, 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है सेल का शेप, एवरेज साइज, ठीक है, एवरेज साइज यूकैरियोट्स में 10 to 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? बैक्टीरिया का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का मतलब और माइकोप्लाज्मा, इसका सेल का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। देखो ये यूकैरियोट्स बैक्टीरिया से 10 गुना ज्यादा साइज है। पीपीएलओ से बैक्टीरिया का साइज 10 गुना ज्यादा है। और वायरस का साइज क्या होता है? हमारे सबसे छोटा होता है, ठीक है, 0.02 माइक्रोमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं? 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लो 0.02 × 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर आपको ये क्रोनोलॉजी दे तो ये चीज को याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो भी क्लास में आप बिलोंग करते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आएंगे प्रोकैरियोट्स, एक जो बैक्टीरिया को लेकर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो, हमने एक बैक्टीरिया ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पर, ये देखो बैक्टीरिया ऑलरेडी ले लिया। अब डिस्कस करते हैं इसको लेकर। यहाँ पर देखो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर इसके बाहर वाला एक लेयर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहेंगे सेल वॉल, ठीक है। सबसे बाहर वाला लेयर रहते हैं
तुम्हें याद रखना होगा ये चीज, ठीक है। 3 लेयर्स आर देयर इन ए बैक्टीरिया और इन ए प्रोकैरियोट। सबसे बाहर वाला लेयर है कैप्सूल, उसके नीचे वाला लेयर है सेल वॉल, उसके नीचे वाला लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। जब मैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में बताऊंगा और भी डिटेल्स में बताऊंगा। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बहुत सारा बात होता है। सेल वॉल जो फॉर्मेशन होता है वो नेग एंड नैम, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये 2 कंपोनेंट से बनता है। और उसके अंदर कुछ ग्लाइसिन, एलानिन एक्सेट्रा एमिनो एसिड रहते हैं। जब मैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा और भी डिटेल्स में मैं ये आपको एकदम रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो अब तक आपको याद रखना होगा कैप्सूल, 3 स्टेप्स, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर हो गया। सेल मेम्ब्रेन कुछ जगह इन्वेजिनेट कर जाते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन जाते जाते कुछ जगह इस तरह से एक लेफ्ट शेप और कुछ भी कहो आप लोगों ने, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मेसोजोम, ठीक है, मेसोजोम। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का क्या ये होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, ये जो मेसोजोम्स है ना, ये प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया। इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। मेसोजोम्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इसको कहते हैं, ठीक है। बाद में मैं और भी डिटेल्स में कभी बता दूंगा ये चीज। तो इसके बाद हम आते हैं, ये तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर क्या क्या मेम्ब्रेन है, नहीं है, तो यहाँ पर एज इट इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, सो इट इज न्यूक्लियस नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये पॉइंट। एज इट इज नॉट, यहाँ पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता। हम लोग क्या जानते हैं, यूकैरियोट्स में डीएनए जो पैक होता है तो वहां पर हिस्टोन रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, इसलिए इसका और एक नाम है जेनोफोर, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, सॉरी जी, जेनोफोर, ये आपको याद रखना होगा। ये 2 टर्म्स जेनोफोर एंड न्यूक्लियोइड कहते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, कुछ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन रहते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, आरएनपी, ठीक है। आरएनपी रहता है जो क्या करते हैं, डीएनए को पकड़ के रखता है, इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है डीएनए को, ठीक है। ये है आरएनपी, ये है डीएनए। और यहाँ पर कुछ सर्कुलर डीएनए दिखा जाता है, ठीक है, ये देखो सर्कुलर डीएनए, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किस तरह से रहता है ये, बाद में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तब मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो किस तरह से रहता है, इस तरह से डीएसडीएनए सर्कुलर फॉर्मेशन फॉर्म करके रहता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी मैंने ऑलरेडी आपको इन डिटेल में ये बता दिया था प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लाज्मिड, और ये क्या है, किस में हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, बाद में बताऊंगा। न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम ऑलरेडी बता दिया मैंने, 15 नैनोमीटर प्लस 20 नैनोमीटर मेसोसोम के बारे में। और राइबोसोम्स यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखा जाता है, क्या होता है, राइबोसोम्स इस तरह से एक बीडेड फॉर्म में रहता है, मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर ये प्रोटीन चेन के ऊपर, मतलब सॉरी एमआरएनए चेन के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, कुछ इस तरह से दोनों राइबोसोम बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये एमआरएनए है, ठीक है, और भी अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको, एमआरएनए। इसे क्या कहते हैं हम, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नेग्लेक्ट कर जाते हो, कि इंक्लूशन बॉडीज। व्हाट आर इंक्लूशन बॉडीज, कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो सेल के अंदर रहते हैं, मतलब कोई मतलब सेल का स्टोरेज भी रहता है और कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट भी स्टोर किया हुआ रहता है, ठीक है, स्टोर्ड किए। यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड क्या, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। आप लोग ग्लाइकोजन के बारे में जानते हो, एक जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बताऊंगा। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। तो ये 3 चीज, मतलब फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखना होगा। प्लीज 720p में करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टोटल समराइज करके मैंने बता दिया है इस वाले टोटल बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ प्रोकैरियोट्स हमारा खत्म होता है। इसके बाद कुछ पार्ट
बचे कुचे रहे हैं हमारे यहाँ पर, क्या पीली, फिम्बरी एंड फ्लैजेला, इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं 2-3 मिनट में कह दूंगा। तो चलिए इसके बाद जाते हैं डायरेक्ट हमारा मेन पोर्शन, यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में। एज इट इज ए वन शॉट वीडियो, तो आई prefer you to see full video and I am totally telling you about the concepts, okay? So guys, please grasp these concepts and then read the NCERT entirely, okay guys? तो चलिए यूकैरियोट्स में चले जाते हैं जंप करके। तो चलिए पहले बता लेते हैं हम लोग कि यूकैरियोट्स में क्या क्या देखा जाता है। प्रोकैरियोट्स के बारे में तो हमने बता दिया ऑलरेडी। तो यूकैरियोट्स में देखा जाता है, फर्स्ट वन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, सेकंड वन सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे जैसा, लेकिन दो एक्सेप्शन है जो मैंने पहले वाले पार्ट में कहा था कि आप दो एक्सेप्शन है, वन इज राइबोसोम एंड सेकंड इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एंड राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑन थर्ड पॉइंट 8ts राइबोसोम होगा, मतलब क्या 60s प्लस 40s। बाद में मैं राइबोसोम में डिटेल्स में ये बता दूंगा। राइबोसोम किस वाले काम में लगता है, मेनली राइबोसोम लगता है हमारा क्या करने में बताऊं, ट्रांसलेशन में, ऑब्वियसली ट्रांसलेशन में एंड कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन में, बाद में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो यूकैरियोटिक्स के बारे में हमारा हो गया, एंड जो मैं ये बता रहा हूँ हर एक प्रॉपर्टी यूकैरियोटिक्स के अंदर है। तो यूकैरियोटिक्स के लिए और कुछ 5-10 मिनट देने का क्या मतलब क्या है, तो यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये देख लो सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन का एक पिक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पर, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। तो एनसीईआरटी वाइज यही पिक्चर दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जो मॉडल है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल होता है, उसका जो लेटेस्ट मॉडल है 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने जो मॉडल दिया था उसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मतलब क्या, फ्लूइड। उन्होंने कहा था सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड इन व्हिच फ्लूइड द प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। मतलब क्या है, अगर तुम सोचो ये एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड, ये टोटल एक फ्लूइड है। मेरा हाथ यहां से ये प्रोटीन है, ये फ्लोटिंग कर रहा है इस जगह से उस जगह पे, ठीक है। ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद रखना होगा आपको। यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, ये वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स जो चल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अगर लिपिड बाइलेयर है, मतलब ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो नीला वाला पोर्शन है, ये है लिपिड बाइलेयर, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। इस तरह से रहता है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर ये है क्या, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब क्या है, ये देखो, ये अगर हम अंदर को एक सेल समझे, ये टोटल पोर्शन के अंदर की इनर साइड ऑफ सेल समझे और इसको आउटर साइड समझे, तो ये देखो, ये प्रोटीन तो इनर साइड एंड आउटर साइड दोनों तरफ है ना। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो है बाहर वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गया। और यहाँ पर जो छोटा छोटा ब्लैक चीज है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हमारा सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, ये सेल का अंदर का फ्रिक्शन का, मतलब सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब क्या, फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा ये। और इसके बाद हम आते हैं, ये देखो कुछ ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। ये क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और सेलुलर कुछ एक्सटेंशंस, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप का रिसेप्टर्स वाइज तो एक काम करते हैं और कुछ कॉम्पेटिबिलिटी में हेल्प करता है। बाद में मैं डिटेल्स में ये बता दूंगा आपको, लेकिन अब रिवीजन के लिए इतना ही जान लो। यहाँ पर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स रहता है जो मतलब कैलिक्स के फॉर्म पे और एक छोटा सा सरफेस क्रिएट करता है, ये आपको याद समझना होगा। तो इसके बाद आओ कंपोनेंट, ठीक है, परसेंटेज वाइज कंपोनेंट एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स कितना परसेंट है, 52% प्रोटीन्स, मतलब मैक्सिमम प्रोटीन्स रहता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है लिपिड्स 40% एंड कार्बोहाइड्रेट एंड अदर्स। मतलब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इनका अंदर तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। ग्लाइको मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस अदर्स कितना परसेंट रहता है, 8%, सबसे कम रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसके बाद आओ, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन होते हैं, मतलब ये कैसे फॉर्म होता है। तुम फॉस्फेट का स्ट्रक्चर नहीं जानते अभी तक, तो ये देख लो, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
इस तरह से कुछ रहता है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। तो अगर तुम सोचो मतलब ये क्या नेगेटिव चार्ज बियर करता है, ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज बियर करता है। तो यहां पर अगर तुम सोचो ये एक ग्रुप है जिसके साइड पे फॉस्फेट लगा हुआ है, और इसके साइड से हमने एक क्या किया, हमने एक फैटी एसिड चेन, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड चेन, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन चेन अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक फॉस्फोलिपिड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इससे ये मतलब अगर ये हम एक पोर्शन को ले ले यहां से, ठीक है, और ये जो होगा यहां पर क्या होगा, ये होगा ऊपर वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर को लव करता है, वाटर को पसंद करता है। अगर फॉस्फेट समझो ना, नेगेटिव चार्ज बियर करता है, नेगेटिव चार्ज बियर करेगा फॉस्फेट, मैंने बताया ऑलरेडी। और वाटर में क्या होता है, वाटर इस तरह से कुछ होता है, देखो OH, ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे बाद में, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर आकर ज्वाइन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर को तो ये पोर्शन लव कर रहा है, मतलब प्यार कर रहा है, तो हाइड्रोफिलिक, फिला का मतलब है लव करना, ठीक है। और ये क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, मतलब हाइड्रोकार्बन जो टेल होता है, ये वाटर को एकदम पसंद नहीं करता, हेट करता है इससे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोफोबिक, और क्या कहेंगे, नॉन पोलर, एज इट इज नॉट पोलराइज, मतलब यहां पर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर, ठीक है। ये हमारा जो, तो ये क्या होता है, ये इसका एक रेप्लिकेट, मतलब क्या, रेप्लिकेट नहीं, अगर तुम ये एक सोचो, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन, तो क्या हुआ, दो हाइड्रोफोबिक एंड, अगर तुम ये दोनों जो कवर है इनको क्या कहो, हाइड्रोफिलिक एंड, और इसको हाइड्रोफोबिक कहो, तो क्या होता है, इस तरह से रहता है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, समझ लिया आप लोग बात को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो इन्होंने प्रपोज किया है थ्योरी, ये थ्योरी के अंदर बेस करके कौन कौन सा सेल का फंक्शन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ये थ्योरी क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरी बेस करके सेल ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, सेल ग्रोथ, वन इज सेल ग्रोथ, सेकेंड इज इंटरसेलुलर जंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाद में वीडियो बनाऊं आएगा इसके ऊपर, इंटरसेलुलर जंक्शन के ऊपर, थर्ड वाला सिक्रेशन, फोर्थ वाला सेल डिविजन एंड फिफ्थ वाला एंडोसाइटोसिस। ये 5 जो चीज है इसको हम इस थ्योरी के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको याद रखना होगा ये 5 थ्योरी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम आएंगे सेल वॉल में, ओके। तो चलिएगा शॉर्ट से डिस्कस कर लेते हैं अब सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में मेन डिफरेंस क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन में हेल्प करता है, और जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको पकड़ने में हेल्प करता है। और मेन और एक डिफरेंस है कि सेल वॉल रहता है प्लांट में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन रहता है कहाँ पर, बताओ, हाँ, एनिमल्स में। ऑब्वियसली कुछ एनिमल्स के अलावा किसी के भी पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे सेल्स में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो चलिए सेल वॉल को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल वॉल को लेकर डिस्कस करने से पहले कुछ छोटा छोटा चीज आपको बताना पड़ेगा। जो एल्गी का सेल वॉल होता है, एल्गी का जो सेल वॉल होता है उसके चारों ओर सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस रहता है, और एक मिनरल्स रहता है, ठीक है, मिनरल्स रहता है, उसका नाम क्या है, CaCO3। एनसीईआरटी में ये है, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज है। और ये जो फंगी होता है, फंगी का सेल वॉल में क्या रहता है, काइटिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काइटिन, और एक कहां पर रहता है, आर्थ्रोपोड्स में। इसका एक एग्जांपल क्या है, कॉकरोच का जो ऊपर वाला एक्सोस्केलेटन होता है उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है काइटिन। इसका मोनोमर क्या है, नैग का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर दे रहे हो। और प्लांट में क्या रहता है सेल वॉल में, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड पेक्टेंस। इसके अलावा और कुछ छोटा छोटा चीज रहता है जो बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनका मेन काम क्या होता है। वन इज प्रोटेक्शन, सेकेंड इज मैकेनिकल सपोर्ट, थर्ड वन इज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेन ये वाला है प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये क्या है एनसीईआरटी में और कुछ पॉइंट, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, डैमेज एंड इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं, अब तुम सोचो, दोनों एक सेल से 2 सेल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब एक सेल से 2 सेल
फॉर्म हो गया। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स मैंने ड्रॉ किया है। तो पहले क्या होता है, दोनों सेल्स के जंक्शन में, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का जंक्शन होता है वहां पर इस तरह से कुछ प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम पेक्टेट, Ca2+ पेक्टेट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला, लैमेली, ठीक है, मिडिल लैमेला कहते हैं हम इसे, कैल्शियम पेक्टेट को, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जो दोनों तरफ से सेल होते हैं वहां से कुछ प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये पहला वाला पोर्शन जो प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ पर सेलुलोज का जो प्रेसिपिटेट होता है इस तरह से कुछ, मतलब तुम समझ लो टोटली इस तरह से, ठीक है। ये देख लो, इस तरह से कुछ प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये किसका प्रेसिपिटेशन हुआ, पहला वाला जो लेयर होता है उसमें प्रेसिपिटेशन होता है सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, ठीक है, हेमी सेलुलोज। इसे हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट जो लेयर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं, मतलब ये जो फर्स्ट लेयर फॉर्म हुआ मिडिल लैमेले के बाद में, इसे हम कहते हैं क्या, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होने के बाद क्या होता है, सेल दिन दिन जाता है, जब वो ओल्ड एज के तक जाता है, ओल्ड एज के डायरेक्शन में, और यंग से जब ओल्ड होता है तो क्या एक्सक्रीशन रेट हाई होता है। एक्सक्रीशन रेट हाई होने के लिए, एक्सक्रीशन रेट हाई होने के लिए और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब मिडिल लैमेले के ऊपर पहले फॉर्म होता है सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज मिलकर या प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या होता है, टफर होता है, ठीक है, टफर। इसमें क्या रहता है, इसमें ज्यादातर वक्त रहता है पेक्टिन्स एंड पेक्टान्स, ठीक है, पेक्टिन्स ये एक हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इसके बाद और एक लेयर अगर प्रेसिपिटेट हो जाए, कुछ प्लांट्स में और एक लेयर का प्रेसिपिटेशन होता है, उससे हम कहते हैं क्या, थर्ड डिग्री और टर्शियरी सेल वॉल। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि कैसा लगा आपको ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन आई थिंक योर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर टू मच सिंप्लीफाइड आफ्टर दिस वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैं MCQs भेज दूंगा। ओके गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।